तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इसके पहले हमने मॉलिक्यूलरिटी वगैरह सब सीख लिया। ऑर्डर भी बेटा थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुका हूं। चलिए एक बार इसके बारे में थोड़ी सी कुछ डिटेल में बातें करते हैं और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ये हमारे पास बेटा एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए पहले मैं लिखना चाहता हूं बच्चों रेट लॉ। क्या लिखना चाहता हूं? रेट लॉ। तो इसके लिए जब हम रेट लॉ लिखेंगे बेटा तो क्या बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N। यहां पर ध्यान दे बेटा, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी लग रहा होगा इतने बार क्यों बताया जा रहा है एक ही बार, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चे जनरली यहां पर गलती कर देते हैं, तो आपको नहीं करना है। यहां पर ये जो रेट लॉ है बेटा, इसमें देखिए कंसंट्रेशन की पावर में हमने M और N लगाया है। कंसंट्रेशन की पावर में क्या क्या आ रहा है? M और N। अब ये नंबर जो M और N है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब जो पावर में आप नंबर लगाएंगे रेट लॉ में वो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री है या बेटा कॉम्प्लेक्स है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन रही तो फिर यहां पर पावर में हम क्या लगाते हैं बेटा? जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन रही कॉम्प्लेक्स तो फिर यहां पर ये नंबर नहीं आएगा, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट नंबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने देखा बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती और मल्टीपल स्टेप में कोई स्टेप स्लो होता है, कोई स्टेप फास्ट होता है, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है दैट इज अवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी के लिए रेट लॉ हम लिखते हैं। मतलब पूरी रिएक्शन का रेट लॉ अगर बनाने को आएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो मैं बेटा जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी के लिए रेट लॉ लिखूंगा। चलिए फिर यहां पर M को हमने क्या बोला था बेटा, याद है? इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। फिर बेटा यहां पर N को हमने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। और जबकि M प्लस N को क्या बोला बेटा हमने? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है M प्लस N। ठीक है। तो अगर बच्चों में इसको डिफाइन करना चाहूं, मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? तो हम बोलेंगे इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। फिर से सुनना बेटा, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्विंग इन रेट लॉ। मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं जो कि रेट लॉ में इन्वॉल्व है उनकी पावर का सम क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बेटा इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentrations of all the reactants involving in rate law, ठीक है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर के बारे में कुछ बातें करते हैं बेटा। जैसा कि हमने पहले से बता रहे हैं, ये जो रेट लॉ है बेटा, ये हम केमिकल इक्वेशन देख करके नहीं लिख सकते हैं बच्चों।
इसे लिखने के लिए हमें, मतलब ये जो रेट लॉ है एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल है। मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पर आप देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन की किस पावर के साथ वेरी कर रही है, यानी किस पावर के साथ उसका प्रोपोर्शनल रिलेशन बन रहा है, वहीं से अपने को पता चलता है ऑर्डर। मतलब कहने का यह है जब तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तब तक मैं ऑर्डर नहीं बता पाऊंगा। यानी सीधी सी बात है बेटा, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये कैसी वैल्यू बच्चों? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है। इसका एक और मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू ऑर्डर नहीं बता सकता। याद आ रहा है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी में हमने बोला था बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर वैसे नहीं बताया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बात ध्यान रखें बच्चों कि अगर मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसे देख करके मैं ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कभी कभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो सकता है और कभी कभी इक्वल नहीं भी हो सकता है। फिर लेकिन ऑर्डर बेटा जो भी होगा या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मतलब 1/2, 3/2 है ना, 0.5 और 1.5, 2.5 ऐसा ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब हम ये बोलेंगे इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, और पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है बेटा, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब आपको लगेगा सर नेगेटिव नहीं होगा क्या? तो देखो बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स किसी रिएक्शन के किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल रिएक्शन के लिए यह कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो अगला पॉइंट यही है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन for a particular reactant may be नेगेटिव। मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए है ना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट या विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट क्या हो सकता है बच्चों? नेगेटिव। यहां आप विथ रिस्पेक्ट टू लिखें, थोड़ा ज्यादा अच्छा टर्म है। विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इट मे बी नेगेटिव, बट फॉर ओवरऑल रिएक्शन इट कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब कि ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए, फिर अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो बच्चों बताओ एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या खासियत होती है? कि ये सिंगल स्टेप में होती है, और बेटा जब इसके लिए रेट लॉ हम लिखते हैं,
तो इसके लिए जो पावर लगाई जाती है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है। मतलब बेटा सीधी बात है कि इसके लिए जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो होगा बेटा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। यानी कि बेटा ये भी बोल सकता हूं कहीं ना कहीं मैं कि ये मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। कब कब बेटा? कब की बात हो रही है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन की। लेकिन बच्चों अगर आपके पास रही एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बेटा ऑर्डर हम किस स्टेप के लिए लिखते हैं? ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर, ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर किसके लिए लिखी जाएगी बेटा? बताएंगे आप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट यानी कि जो स्लोवेस्ट स्टेप का ऑर्डर होगा, स्लोवेस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होगा बच्चों, वही हमारी पूरी रिएक्शन का ऑर्डर होगा। और यही कारण है कि यह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स के लिए जो ऑर्डर होगा बेटा, इट मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और क्या बोल सकते हैं बेटा? नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बेटा पता होना चाहिए। किसके बारे में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? बोलिए बेटा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जीरो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो कभी जीरो नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं होगी। अगर एलिमेंट्री होती तो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जीरो आता, लेकिन वो तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस बात से हमें यह पता चलता है कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी होगी बेटा? इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कभी भी ये एलिमेंट्री नहीं होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एक बार उस बात को बेटा टोटल थोड़ा तमीज से समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि भैया एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है। अब अगर तेरी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन रही तो फिर क्या होगा कि उसका ऑर्डर भी जीरो है और उसका बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी जीरो है, यानी कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी जीरो है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं बेटा। मॉलिक्यूलरिटी जीरो थोड़ी होगी। जीरो मतलब वो रिएक्टेंट है ही नहीं, मतलब समझ रहे ना आप? तो इसीलिए कभी भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगी, एलिमेंट्री नहीं होगी। तो ये बेटा हमने कुछ बातें करें किसके बारे में? अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हो सकता है आप लोगों में से किसी को डाउट हो कि आखिर ये ऑर्डर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। मान लेते हैं बच्चों किसी रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका क्या मतलब होगा? रेट लॉ अगर लिखोगे तो रिएक्टेंट की जो पावर आएगी बेटा नेगेटिव आएगी। मान लो मैंने मान लिया कुछ पावर नेगेटिव -1। कितनी मान लिया बेटा मैंने? -1। इससे क्या बोलेंगे हम? इससे ये बोल सकते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू K अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। यस और नो? इससे क्या निकल के जाएगा बेटा? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि बेटा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन यही पढ़ा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बेटा डायरेक्टली होती, इनवर्सली कभी नहीं हो सकती, इसीलिए ये नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए तो बोल रहे हैं बेटा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी इसको एग्जैक्ट तरीके से आप निकाल पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बेटा आप देखोगे तो अगर 4 साल के पेपर आप देखोगे पुराने, तो बेटा कम से कम 2 साल तो आपको ये जरूर मिलेगा। डिफरेंस क्या है बेटा क्वेश्चन अपना? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये बिल्कुल बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के काम का है ना। और बेटा जो अपन ने छोटे मोटे पॉइंट चाहे मॉलिक्यूलरिटी में लिखे हैं, चाहे अपन ने किसके लिए लिखे थे बेटा, ऑर्डर के लिए लिखे, ये आपको बिल्कुल बेटा ट्रू फॉल्स टाइप में किसी भी तरीके से नीट वगैरह में भी मिल सकते हैं, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आप देखेंगे पीवाईक्यूज, तो आपको बेटा क्वेश्चन मिलेंगे इसके, है ना। तो चलिए देखते हैं बेटा डिफरेंस इनके बीच में। तो डिफरेंस के लिए आप कभी भी बेटा बोर्ड एग्जाम में जब भी डिफरेंस लिखो तो आप ऐसे कॉलम वाइज ही लिखो, पॉइंट पॉइंट ना लिखे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किसकी बेटा, मॉलिक्यूलरिटी की, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और दूसरे तरफ हम लेंगे बेटा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ले लिए बेटा अपन ने। अब वही बातें जो अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस की, अभी बेटा मॉलिक्यूलरिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा और ऑर्डर तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलरिटी की। तो मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं हम? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं बेटा, या रिएक्टेंट स्पीसीज बोल सकते हैं, या सीधे बोल सकते हैं सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ गए ना। मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जनरली मॉलिक्यूलरिटी मतलब, लेकिन कभी कभी एटम या आयन होगा तो भी बेटा सही बात है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी वही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर ऑफ molecules of all the reactants participating in a chemical reaction, तो ये तो हुआ बेटा पहला पॉइंट, और आसान सी बात है, डेफिनेशन ही है, द सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। जबकि बेटा ऑर्डर किसे बोलते हैं, अब भी हमने पढ़ा, द सम ऑफ पावर ऑफ concentrations of all the reactants involving in रेट लॉ। ठीक है बेटा, रेट लॉ में जो आप पावर लिखते हैं उसका सम क्या कहलाएगा आपके लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात देखें बेटा अपन, दूसरी बात देखें कि जो मॉलिक्यूलरिटी है ये एक बेटा थ्योरेटिकल वैल्यू है, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब मॉलिक्यूलरिटी का एक्चुअल में बेटा देखा जाए, अगर प्रैक्टिकल बेस पे हम बात करें तो कोई मतलब ही नहीं है इसका,
जबकि ये जो है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या कॉन्सेप्ट, जो भी लिखना चाहे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द sum of stoichiometric coefficients of all the reactants। मतलब बेटा ये ऑलवेज क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के सम के इक्वल होगा। जबकि हम बात करें किसकी बेटा, ऑर्डर की, तो ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे बी और may not be equal to the stoichiometric coefficients of all the reactants। yes or no? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं बेटा, मतलब बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आप सिस्टमैटिक लिख देंगे, आपको बेटा डिफरेंस तो इसमें बहुत सारे बना सकते हैं अपन, तो जितने करना हो आप उतने कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कम से कम बेटा 5 पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। अगली बात बेटा मॉलिक्यूलरिटी में हमने देखी थी कि जो मॉलिक्यूलरिटी है ये कभी भी बेटा जीरो या फ्रैक्शनल नहीं होती, ये ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंटीजर। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड may not be negative, fractional और जीरो। ना तो बच्चों ये नेगेटिव होगी कभी और ना ही फ्रैक्शनल होगी और ना ही बेटा जीरो होगी। जबकि बात करें हम ऑर्डर की, तो अभी अभी हमने देखा बेटा इट मे बी पॉजिटिव फ्रैक्शनल, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है बेटा, और जीरो भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट मे नॉट बी नेगेटिव। ये कभी भी बेटा नेगेटिव तो नहीं होगी, है ना, पॉजिटिव हो सकती है और फ्रैक्शनल हो सकती है, जीरो हो सकती है बेटा, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं होगी। फिर अगला पॉइंट देखते हैं आप, तो देखिए बेटा कि जो मॉलिक्यूलरिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये तो हमने देख लिया, और कभी भी बेटा ये फ्रैक्शनल नहीं होगी, ठीक है ना। और जबकि ऑर्डर जो है, ऑर्डर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा बेटा, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट ये नेगेटिव नहीं होगा, है ना। फिर अगला है बेटा, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके मैं मॉलिक्यूलरिटी तो बता सकता हूं, लेकिन बेटा ऑर्डर नहीं बता सकता। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं कि फॉर या ऐसा लिखें बेटा, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी predicted
बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन ऑर्डर में क्या बोलेंगे बेटा? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे बेटा? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड by a balanced chemical equation। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं बेटा। आपको बोर्ड एग्जाम में ये अगर आता है तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और चाहे तो एक बार आप अपनी बुक से रीड कर ले बेटा इसको, और बढ़िया से इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे कर ले, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे इसके आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें।